हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स वेंटम। माय नेम इज मनीषा और आज मैं जो आपको क्वेश्चन करवाने वाली हूँ वो फिजिक्स का एक क्वेश्चन है कि मतलब इसे आप रीजनिंग में भी डाल सकते हैं और गिव रीजन ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो भी इमेजिन कर सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन गिवन है और उसका आपको आंसर करना है, तो हर तरीके से इस क्वेश्चन को आप ट्रीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करवाने की मेरी वजह ये है, आई मीन इसके पीछे की वजह ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि आपसे ना रीजन एक अलग वे में पूछा गया है। सो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सीधा क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। बेंडिंग ऑफ अ वायर डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन इट। मतलब ये जो है ना, इसमें आपको एक स्टेटमेंट गिवन है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है आर, रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं, ओम इसकी एसआई यूनिट होती है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप किसी वायर को बेंड करते हैं, झुका देते हैं, मोड़ देते हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। ये चीज क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, ये वजह होती है, इसके पीछे का रीजन आपको देना, मतलब कि जो स्टेटमेंट है ना इसे आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। नाउ See, bending of wire does not affect its electric resistance. तो रेजिस्टेंस जो है इसे R से डिनोट करते हैं, ओम इसकी एसआई यूनिट होती है। अब इसका जो आंसर है ना, सबसे पहले मैंने आपको अभी तक मेरी जितनी भी वीडियोस है ना उनमें मैंने एक कॉमन चीज यूज करी है, दैट इज कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कोई भी क्वेश्चन एक्स वाई जेड, आपका साइंस के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन है, तो जो आपको क्वेश्चन गिवन होता है ना उसकी स्टेटमेंट में जो वर्ड्स है ना, अगर आपको उनके मीनिंग एकदम अच्छे से क्लियर है तो आप आंसर को इजी वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइक ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें और कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वर्ड है जो थोड़ा आपको साउंड क्रिएट कर सकता है, थोड़ा सा वेयर्ड सा कि ये क्या होता है अगर आपने फिजिक्स नहीं पढ़ी है तो। अदरवाइज अगर आप स्टूडेंट फिजिक्स के रह चुके हैं और साइंस से गो थ्रू रहते हैं तो उस टाइम पे तो आपको ये भी इजी लगेगा। नाउ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, सबसे पहली चीज आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए क्या होता है, क्या इसकी एसआई यूनिट है, किससे इसको डिनोट किया जाता है, किसी सर्किट में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो क्या होता है। नाउ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर है, इसे आर से डिनोट करते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरा, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है, इसका ये सिंबल है और इसे ओम बोलते हैं, OHM। नाउ अब सबसे पहली चीज जो रेजिस्टेंस है वो होता क्या है, रेजिस्टेंस को डिफाइन किया जाता है एज अ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट डालना। तो जो फ्लो ऑफ करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है किसी पर्टिकुलर सर्किट में, अगर उसमें आपको ऑब्स्ट्रक्शन करना है, उसमें अगर आपको उसको रोकना है या फिर किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करनी है तो उस टाइम पे हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। सारे मतलब इजी से इजी वे में मैंने इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं दोबारा एक किसी और तरीके से मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगी। नाउ जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका जो फ्लो है उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ वो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब जैसे कि इसमें क्वेश्चन में आपको ये चीज बोली हुई है कि जो फ्लो ऑफ करंट है क्या वो वायर को बेंड करने पे उस पर इफेक्ट आएगा या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ये चीज होती है, तो इससे आपको ये चीज तो समझ आ चुकी होगी कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन इसका हमें रीजन देना पड़ेगा। तो देखिए कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली चीज ये जो है ना डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की, सॉरी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, आपको अलग से डिफाइन करनी है। इसके बाद में क्या कहता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अफेक्टेड बाय बेंडिंग वायर। अगर आप वायर को बेंड कर देते हैं तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि वायर में किसी पर्टिकुलर वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसको कोई इफेक्ट नहीं करता। ऑब्वियसली अगर करंट इलेक्ट्रॉन्स को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सी, flow of electron is not affected by bending wire, hence there is no effect in electric resistance। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर जब कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उस पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये अगर कॉम्प्लिकेटेड लगा और नहीं समझ में आया तो इसमें बिना सोचे आपको फटाफट से कमेंट करना है कि सच में समझ में नहीं आया या फिर मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया इसलिए समझ में नहीं आया। तो मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ पे डाउट है इसमें। नाउ नेक्स्ट वन इज जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है ना, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बेंडिंग वायर से इफेक्ट नहीं करते, इस वजह से जो फ्लो ऑफ करंट है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस उसको अफेक्ट नहीं करेगा अगर वायर को बेंड कर दिया जाए तो। ये हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। आप इसके बाद में यहां से लिख सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डजंट अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, नाउ इसके बाद में जैसे अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बता दिया, ऑब्स्ट्रक्शन होता है करंट फ्लो का इन द सर्किट।
ऐसे ही इस ये ना सर्किट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या चीज? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इन शॉर्ट रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं, प्रतिरोध जो है एक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? दो रीजन है। फर्स्ट तो आपको गिवन है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो जो करंट फ्लो है ना उसको डिफिकल्ट बनाता है। कैसे? क्यों? ये देखो, ये ना जो स्टेटमेंट है ना ये वाइस वर्सा एक दूसरे से। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो जो करंट फ्लो है सर्किट में वो क्या होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसका काम क्या होता है? करंट को रोकना। जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन लाना, उसमें बाधा उत्पन्न करना। ओके नाउ, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इस सिचुएशन में जो करंट फ्लो है वो क्या होगा? मोर डिफिकल्ट हो जाएगा। यही इसकी बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट, अगर रेजिस्टेंस कम है तो जो करंट फ्लो है वो क्या हो जाएगा? लेस डिफिकल्ट हो जाएगा। सी, higher resistance make the current flow more difficult and lower resistance make the current flow less difficult। यहाँ पे ना ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आपका बन सकता है, इसको आप नोट्स की फॉर्म में नोट कर लेना अपने पास। बाकी आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ना आप फिजिक्स से भागते हैं, मतलब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देख के आपको बहुत डर लगता है और ऐसा लगता है कि कैसे ये सॉल्व होंगे या ऐसा कुछ डाउट आता है ना, तो मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चन आप करेंगे ना तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद मतलब ना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ 10th बोर्ड है तो क्या हम फिजिक्स तो कर ही सकते हैं। मतलब ऐसे वाला कॉन्फिडेंस ना मुझे लग रहा है आपके अंदर बिल्ड हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ना ये बहुत ईजी है। पहली चीज तो क्वेश्चन इजी है, दूसरा इसमें ना अगर आप थोड़ा सा इसको समझते हैं ना तो ये क्वेश्चन बहुत प्यार से सॉल्व हो जाएगा। और बाकी जैसा मैंने अभी तक आपको वीडियोस में बताया ना, अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं गाइस, तो सबसे कॉमन चीज जो आप उसमें ले सकते हैं ना कि आपको कोई न्यूमेरिकल गिवन है या कोई भी क्वेश्चन गिवन है, उसको ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की ना हैबिट डालिए। स्टेप बाय स्टेप जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाती है, प्लस जो क्वेश्चन में जो डिफिकल्टनेस होती है या फिर क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना वो भी थोड़ा इजी लगने लग जाता है। तो बातें मैं ज्यादा कर रही हूँ शायद से, चले क्वेश्चन पहले करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, ये 2C लिखा है, from a point of 118V to point of 128V। ओके, क्वेश्चन में ये चीज बोली गई है कि जो वोल्टेज है 118 से 128 वोल्टेज तक आ चुकी है। आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है, आपको चार्ज गिवन है 2 कूलम्स। अब सबसे पहली चीज, चार्ज जो होता है उसे Q से डिनोट किया जाता है, कैपिटल Q से डिनोट करेंगे, और जो इसकी SI यूनिट होती है वो होती है कूलम्स। जब भी आप फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, कोई आइडेंटिटी पढ़ते हैं, तो उसमें आपको उसकी SI यूनिट प्लस उसका जो सिंबल होता है जिससे आप उसको डिनोट करेंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ना आपको यूनिट्स गिवन नहीं होती है, आपको मतलब गिवन होगा यूनिट सॉरी, बट उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं गिवन होती, लाइक ये चार्ज है या ये करंट है या ये टाइम है, आपको खुद से ही उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है उसकी यूनिट देख के। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, तो आपको ये चीज समझनी है। सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन में आपको क्यू गिवन है, चार्ज, आवेश जिसे हम कहते हैं, क्यू से इसको डिनोट किया जाता है, इसकी SI यूनिट होती है कूलम, C से आप इसे डिनोट करेंगे। तो 2C का मतलब आपको क्या चीज गिवन है, चार्ज गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में आपको 2V गिवन है, V मीन्स वोल्ट, आपको 2 वोल्टेज गिवन है, एक है 118 118 एंड सेकेंड वन इज 128 128V। अब ये 2 आपको गिवन है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखिए, उसके बाद में जो चीज फाइंड आउट करनी है वो लिखिए, और फिर उसके बाद में जो स्टेप है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ता है कि उन जो चीजें आपने गिवन डेटा कलेक्ट किया है उससे आपको कौन कौन से फॉर्मुलेज आपने पढ़े हैं, कौन से नहीं पढ़े हैं। क्योंकि 10th में ना बच्चा ज्यादा सीरियस होता नहीं है, ऐसा मुझे कई बार लगता है कि नहीं होते हैं, बट अगर आप होते हैं तो अच्छी बात है। बट क्या होता है ना कि सिलेबस आपके पास बहुत सारा है, तो आपके पास ना कमाल की बात है कि साइंस में एक लिमिटेड फॉर्मुलेज गिवन है, फिजिक्स में आप चैप्टर कोई भी पढ़िए उसमें ना लिमिटेड फॉर्मुलेज गिवन है, तो उससे क्या है आप ना रिकॉल ज्यादा जल्दी कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर आप 11th और 12th में हैं। तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें जो चीजें गिवन है वो डेटा लिखना है, उसके बाद में जो फॉर्मुलेज आपको लगता है कि उस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग सुटेबल है वो अपने माइंड में रिकॉल करिए कि आपने कौन कौन से पढ़े हैं, और उसके बाद में फॉर्मुला पुट करके आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। बोलना बहुत इजी था, करना उतना ही इजी है। क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देखिए, इसमें पूछा गया है वर्क डन।
सबसे पहली चीज तो आपको वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का मतलब हो गया आपको W कैलकुलेट करना है। ये इसकी यूनिट हो गई, सॉरी ये इसका सिंबल हो गया वर्क डन W, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल्स, J से इसे डिनोट करते हैं। ओके, नाउ इसमें क्या करना है, हाउ मच वर्क इज डन, आपको वर्क डन निकालना है, मीन्स की W कैलकुलेट करना है। मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स, मतलब कि जो चार्ज है वो आपको Q कितना दे रखा है 2 कूलम्स फ्रॉम द 118 टू 128। सबसे पहली चीज जो ये 2 वोल्टेज है इसको आपको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि इसमें बोला गया है इतने से इतने पे आ गई है, तो इट मीन्स आपको इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो आपको 128 में से 118 को माइनस करना है और आप V निकाल सकते हैं। V का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो हियर यू कैन सी Q का मतलब हो गया चार्ज, फिर आपने V पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, वो कैलकुलेट किया तो 10 वोल्ट आ गया। इसके बाद में आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है गाइस, वर्क डन को कैलकुलेट करना है। ये तो मैं न्यूमेरिकल के बेसिस पे आपको बता रही हूँ, लेकिन अभी मैं आपको इसमें ये भी बताने वाली हूँ कि वर्क डन एक्चुअल में होता क्या है, कौन सी सिचुएशन में आप बोलेंगे कि वर्क डन हो गया या काम किया गया या कार्य किया गया। नाउ आपने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा W V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q, वैल्यूज को पुट करेंगे और सिंपल आंसर आ जाएगा W इज इक्वल टू 20 जूल्स। तो जो ये जूल्स है ये वर्क डन की यूनिट है, और जो वर्क डन W से आप इसको डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज, वर्क डन बोले जा रही हूँ इतनी देर से, तो ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे वर्क डन की मैंने डेफिनेशन दे रखी है, वर्क डन इज सेड टू बी डन व्हेन अ बॉडी if a force is applied on it and it displays in the direction of the applied force। ये थोड़ा बुक की लैंग्वेज में था, अब इसे नॉर्मली समझते हैं कि एक्चुअल में वर्क डन जो है वो होता क्या है। सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी है, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया गया, फोर्स मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई किया गया, और उसके बाद में जो जिस बॉडी पे या जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हुआ उसने सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस का मतलब है थोड़ी सी भी मूवमेंट अगर उसमें होती है तो वो डिस्प्लेसमेंट में आती है। अगर वो डिस्प्लेस करती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं वर्क इज डन, मतलब कि काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई चेयर है, उसे आपने ऐसे पुश करके ड्रैग किया, धक्का मारा तो वो चेयर थोड़ी सी आगे चली गई, तो ये क्या हो गया, वर्क डन हो गया। कोई कबर्ड है, अलमीरा है, उसको आपने ऐसे करा तो क्या हो गया, वो वर्क डन हो गया। स्टूल है, चेयर है, टेबल है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी बॉडी, कोई भी नॉन लिविंग थिंग जिसपे आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया और उसके बाद में उसने वर्क प्लेस पे मतलब डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में, तो वो क्या हो गया, वर्क डन। और लेकिन वर्क डन सिर्फ ऐसा नहीं कि नॉन लिविंग थिंग्स में ही होगा, सिर्फ जिसमें जान नहीं होगी, बट ये लिविंग थिंग्स में भी पॉसिबल है, तो इसलिए प्लीज इस चीज को माइंड मत करिएगा। नाउ वर्क डन जो है ना, इसे W से डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में इसकी कुछ यूनिट्स देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यूनिट्स जब 1 मार्कर क्वेश्चंस की बात आती है। प्लस जो भी आप अगर आपके 12th बोर्ड है, 10th बोर्ड है, या आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं ना, उसमें ना सबसे अच्छी चीज जो होती है वो ये कि आपके आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ट्रेंड ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं लेकिन उसमें भी टिक करना टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें जो चारों आंसर्स होते हैं ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो इसलिए आपको हर चीज ना पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको कंसेप्ट होंगे, तभी उसके बाद में आप उन 4 ऑप्शंस में से एकदम करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नाउ जो वर्क डन है इसकी जो SI यूनिट है वो क्या होगी, जूल्स, जिसको J से डिनोट करेंगे। CGS यूनिट इसकी अर्ग होगी, और जो वर्क डन है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। गाइस ये जो एक सिंगल न्यूमेरिकल था, और इसमें आप देखें आपने बहुत सारी चीजें नई पढ़ी होंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसमें से बने हैं। सबसे पहली चीज तो जो न्यूमेरिकल है उसका सोल्यूशन अपने आप में मार्क्स दिलाता है। सेकंड चीज जो है वर्क डन की डेफिनेशन की, वर्क डन क्या है, कौन सी सिचुएशन में आप बोलेंगे वर्क डन है। फॉर एग्जांपल आप खड़े हुए हैं कहीं पे और आपके ऊपर काफी सारा हैवी वेट रख दिया गया है और आप खड़े हुए हैं, आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हुई, आप हिले नहीं है और आपने कोई मतलब डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो क्या वो वर्क डन होगा? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे कि क्या ऐसी सिचुएशन में वर्क डन होगा, आप बहुत हैवी वेट लेकर खड़े हैं। ओके नाउ इसके अलावा नेक्स्ट मैंने वर्क डन की डेफिनेशन बताई है। इसके अलावा वर्क डन के अलावा जो डेफिनेशन है उसमें आपको 2 यूनिट्स है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, बन जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वर्क डन है उसकी SI यूनिट क्या है, तो बताएंगे आप जूल्स। और या फिर क्वेश्चन ऐसे भी गिवन हो सकता है कि जूल्स नीचे जो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उनमें से किसकी SI यूनिट है, तो भी आपको आंसर पता होना चाहिए। CGS यूनिट पूछा जाए तो भी आपको वर्क डन की पता होनी चाहिए, दैट इज अर्ग। इसके अलावा जो वर्क डन है वो क्या है, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको पता होना चाहिए, तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी।
अभी मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं। फर्स्ट होमवर्क तो दिया है कि आपको मुझे ये बताना है कि आप वेट को लेके खड़े हैं, तो जो वर्क डन है वो हुआ या नहीं हुआ। सेकंड जो आपको कमेंट करना है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का एक एक एग्जांपल बताना है और एक एक सिंगल डिफाइन करना है कि स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और कोई भी ऐसा फिजिक्स का क्वेश्चन आपको लगता है कि टफ है, नहीं समझ में आ रहा, आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर इजी से इजी वे में सॉल्यूशन लेकर आऊंगी। एंड बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को लाइक भी करना है। थैंक यू सो मच।